हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। पिछले लेक्चर में हमने इनकोडर के बारे में देखा था और उसको हमने मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट किया था। आज हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टीसिम में, और ये देखेंगे कि मल्टीसिम में हम मल्टीप्लेक्सर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका आउटपुट हम कैसे वेरीफाई करते हैं। बट मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली एक डिजिटल स्विच होता है जो कि बहुत सारी इनपुट लाइन है। सपोज हमारे पास ये हमारा कोई कम्युनिकेशन बॉक्स है और हमारे पास बहुत सारी इनपुट लाइन है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, इन इनपुट लाइन में से किसी, सपोज हम इनको नाम दे देते हैं, ये ABCD और ये हमारा आउटपुट। तो मल्टीप्लेक्सर करेगा क्या, किसी भी एक लाइन को सेलेक्ट करेगा। जैसे उसने A लाइन को सेलेक्ट कर लिया और A लाइन पर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो इस आउटपुट F पर सेंड कर देता है। अब ये इनपुट लाइन का सिलेक्शन किस तरीके से होता है, ये होता है सिलेक्शन लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर ये सिलेक्शन लाइन होती है S1 S0 या इनपुट के हिसाब से जितनी भी सिलेक्शन लाइन हो। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लेक्सर काम करता है। तो मल्टीप्लेक्सर में कितने इनपुट होते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 2n इनपुट हो सकते हैं और आउटपुट कितना होता है, केवल 1। तो जो मल्टीप्लेक्सर का साइज है हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो 2n यहाँ पर इसके मैक्सिमम इनपुट हो गए। अब n जो है, n यहाँ पर होता है आपका सिलेक्शन लाइन। तो मल्टीप्लेक्सर में नॉर्मली 2n इनपुट लाइंस होती हैं और n सिलेक्शन लाइंस होती हैं, और इन्हीं सिलेक्शन लाइन के बेस पर इनपुट लाइन को सेलेक्ट किया जाता है और उसको आउटपुट पर भेजा जाता है। तो ये होता है मल्टीप्लेक्सर का बेसिक फंक्शन। और मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारे इनपुट में से किसी एक डेटा को सेलेक्ट करके उस बाइनरी इंफॉर्मेशन को आउटपुट लाइन पर सेंड करता है। मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स फंक्शन किसके द्वारा किया जाएगा, डीमल्टीप्लेक्सर के द्वारा। तो डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर में एक्चुअल वर्किंग किस तरीके से होती है। तो सपोज ये हमने एक 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाया है। तो 4:1 का मतलब ये है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं 2n क्रॉस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। मतलब सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई हमारी, 2। तो यहाँ पर सिलेक्शन लाइन 2 हो गई, S1 S0। और यहाँ पर ये जो दिखा रहा है मैक्सिमम इनपुट कितने हो जाएंगे, 2 इक्वल टू कितना होगा, 4। तो मैक्सिमम इनपुट कितने हो गए हमारे, 4, I0 से लेके I3 तक। अब ये सिलेक्शन लाइन के आधार पर ये I0 या I1 या I2 या I3 किसी भी एक इनपुट को सेलेक्ट करके इस आउटपुट Y पर भेजेगा। अब ये सिलेक्शन कैसे होता है, सपोज अब हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइन है, S1 S0। तो 2 सिलेक्शन लाइन के लिए हमारे पास टोटल जो कॉम्बिनेशन है कितने बनेंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो अगर इसको मैं डेसिमल में डिनोट करूं 0 1 2 3, तो जब S1 और S0 पर 0 0 आएगा, 0 0 मतलब 0, तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, I0। और I0 पर जो भी होगा, सपोज यहाँ पर अगर 0 है तो ये Y पर कितना सेंड कर देगा, 0। और अगर यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर क्या सेंड कर देगा, ये 1। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लेक्सर आउटपुट पर इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। अब सिमिलरली नेक्स्ट देखें, जब S1 और S0 की वैल्यू 0 1 है, तो ये हो गई S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 1। तो इस केस में वो कौन सी लाइन सेलेक्ट करेगा, I1 में जो भी इनपुट होगा वो आउटपुट पर भेज देगा। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लेक्सर काम करता है। अब अगर हम इसका जो टोटल आउटपुट है वो लिखें, तो इसका जो टोटल आउटपुट होगा, जो भी यहाँ पर सिलेक्शन लाइन है, जैसे हमने सारी सिलेक्शन लाइन को एक साथ लिख लिया और सभी को हमने ऐड कर दिया, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। तो जो मल्टीप्लेक्सर में हम जो आउटपुट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर के एप्लीकेशन बहुत जगह पर होते हैं, जैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में हो गया, टेलीफोन नेटवर्क में हो गया, कंप्यूटर मेमोरी में हो गया, या ट्रांसमिशन फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम ऑफ ए सैटेलाइट। मतलब किसी सैटेलाइट के कंप्यूटर सिस्टम से ट्रांसमिशन करना है तो वहां पर भी मल्टीप्लेक्सर यूज होता है। और मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से हम बूलियन जो फंक्शन होते हैं
बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर के एप्लीकेशन होते हैं। ये हमने कुछ मेन एप्लीकेशन यहाँ पर लिखे हैं, अदरवाइज इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट में जो कमर्शियली अवेलेबल आईसीज होती हैं मल्टीप्लेक्सर की, वो कौन कौन सी होती हैं। तो नॉर्मली जो मल्टीप्लेक्सर हैं वो MSI कन्फिगरेशन के होते हैं। MSI मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो जो हमें कमर्शियली अवेलेबल आईसी है, एक तो हमारे पास 74151 आईसी है जो कि 8:1 मक्स है। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है 74151 का। जैसा हमने देखा था कि डिकोडर या इनकोडर के केस में इनेबल इनपुट होते हैं, तो यहाँ पर भी ये इनेबल इनपुट है जो कि क्या है हमारा एक्टिव लो। और ये हमारे 3 सिलेक्शन लाइन हो गई और D0 से लेके D7 तक हमारे क्या हो जाएंगे, इनपुट हो जाएंगे। और हमको यहाँ पर 2 आउटपुट हैं, ये हमारा नॉर्मल आउटपुट है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है। तो एक ही आईसी में हमको दोनों आउटपुट मिल जाते हैं, नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, यहाँ पर आपके इनपुट हो गए और ये आपके आउटपुट हो गए। इनेबल हमारा क्या है, एक्टिव लो है। तो जब तक आप इनेबल पर 0 नहीं दोगे, 0 मतलब क्या है, लो, तो जैसे ही आप 0 दोगे तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर क्या है, एक्टिव हो जाएगा। और फिर ये सिलेक्शन लाइन के बेस पर जो भी सिलेक्शन लाइन की वैल्यू होगी उसके आधार पर यहाँ से इनपुट लाइन को सिलेक्ट करेगा और उसको आउटपुट पर सेंड करेगा। जैसे इनपुट पर अगर 0 आता है, और यहाँ पर एक और ध्यान देना है कि यहाँ पर MSB कौन सा है सिलेक्शन लाइन में, तो यहाँ पर जो C है वो MSB है। तो ये जो C लाइन है ये हमारा MSB होगा, तो ये हमको ध्यान रखना है। अब ये आप कहाँ से निकाल सकते हो, ये आपको कैसे पता चलेगा कि किसी आईसी में कोई सिलेक्शन लाइन है तो उसका MSB कौन सा होगा, LSB कौन सा होगा। तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी आप किसी आईसी को अपने सर्किट में यूज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी डेटा शीट देखें, और डेटा शीट में हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसकी जो ट्रुथ टेबल है वो क्या रहेगी, उसका MSB क्या रहेगा, LSB क्या रहेगा, पावर रेटिंग्स क्या रहेंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको डेटा शीट में मिल जाती है। तो C हमारा MSB है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम सिलेक्शन लाइन पर वैल्यू दें 0 0 0, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा D0 वाला लाइन सेलेक्ट होगा और वही हमको आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होगा। मतलब D0 पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमको आउटपुट पर मिलेगी। सिमिलरली जब हम सिलेक्शन लाइन पर 0 0 1 देंगे तो हमको D1 लाइन की इंफॉर्मेशन आउटपुट पर मिलेगी। सिमिलरली 0 1 0 पर हमको D2 लाइन की इंफॉर्मेशन आउटपुट पर मिलेगी। और जो बाय बार है ये क्या है, बाय का कॉम्प्लीमेंट है, तो जो भी हमारा बाय पर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट हमको इस आउटपुट लाइन पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 74151 काम करती है। इसकी डेटा शीट में अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें आपको इसकी डिटेल में ट्रुथ टेबल मिल जाएगी। इसके अलावा और भी आईसीज होती हैं, जैसे हमारा एक होता है 74157, ये होता है हमारा 4 बिट मल्टीप्लेक्सर। एक और होता है हमारा 74153 जो कि हमारा 4 इनपुट 2 बिट मल्टीप्लेक्सर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी आईसीज मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हम डायरेक्टली किसी भी सर्किट में यूज कर सकते हैं। अब हमने एप्लीकेशन पढ़ते समय एक और बात कही थी कि मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम कोई भी बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं कि किसी भी बूलियन फंक्शन को हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, ये हमको यहाँ पर सिग्मा दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमको फंक्शन दिया है किस फॉर्म में दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। अगर आपको ये सब चीज नहीं पता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। अभी हम केवल एक्सपेरिमेंट पर्पज से केवल बेसिक देख रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो हमको ये सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन दिया है और इस फंक्शन को हमको इम्प्लीमेंट करना है मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं है कि आपको कौन सा मल्टीप्लेक्सर यूज करना है, तो हम इसको 8:1 से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 8:1 को अगर मैं इसके नॉर्मल फॉर्म में लिखूँ 2⁻³ क्रॉस 1, तो यहाँ पर जो सिलेक्शन लाइन होंगी वो कितनी होंगी, 3। जैसा कि हमने यहाँ पर सिलेक्शन लाइन बना ली है 3, B, C और D। तो हमने यहाँ पर A, B, C, D में से B, C, D को सिलेक्शन लाइन चूज किया है और A को हमने एज ए इनपुट लिया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम केवल B, C, D को ही सिलेक्शन लाइन ले सकते हैं। आप किसी भी वेरिएबल को यहाँ पर एज ए सिलेक्शन लाइन चूज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे A, B, C को सिलेक्शन लाइन लेना है तो हम ये भी कर सकते हैं, तो उस केस में हमको D को फिर एज ए इनपुट लेना पड़ेगा। तो आप किसी भी
वेरिएबल को एज ए सिलेक्शन लाइन ले सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हम यहाँ पर एक मक्स टेबल बनाते हैं इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो हमको ध्यान रखना है। अब वो क्या चेंजेस होते हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं अभी मक्स टेबल कैसे बनाते हैं और ये जो वैल्यूज हैं ये कैसे आई हैं, तो इसको हम समझते हैं। तो हमारे पास 4 इनपुट हैं, A, B, C और D। तो 4 इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी वैल्यू रहेंगी, 0 से लेके 15 तक। तो ये हम सभी लिख लेते हैं। तो हमने ये सारी वैल्यू लिख ली है कि 4 इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमें कितनी वैल्यू मिलेंगी, यहाँ 0 से लेके ये 15 तक। तो अब मैंने A को एज ए इनपुट लिया है, तो A की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक A कॉम्प्लीमेंट और एक A नॉर्मल। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि A कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ पर है और A नॉर्मल कहाँ कहाँ पर है। तो अगर इसको मैं डेसिमल में लिखूं, तो हमने ये सबको डेसिमल में लिख दिया है। तो ये देखें हम A कॉम्प्लीमेंट मतलब A की वैल्यू 0 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 7 तक। तो ये 0 से लेके 7 तक हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दी। फिर A नॉर्मल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 8 से लेके 15 तक। तो ये 8 से 15 तक हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम ये देखेंगे जो हमें फंक्शन दिया है उसमें कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर दी है। तो एक तो हमको 0 दी है, तो हमने ये 0 को सर्कल कर दिया। उसके बाद 1, ये 1 को भी हमने सर्कल कर दिया। फिर 3 को हमने सर्कल कर दिया। इसी तरह जो भी यहाँ पर वैल्यू दी है आपके फंक्शन में वो हम यहाँ पर सर्कल कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं कि मल्टीप्लेक्सर के रूल्स क्या होते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर टेबल्स के रूल्स ये इस तरीके से होते हैं, अगर यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सर्कल हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 1। अगर केवल एक सर्कल है और ये सर्कल कहाँ पर है आपका A कॉम्प्लीमेंट पर, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के क्या आएगी, A कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आपका सर्कल यहाँ पर नीचे है, कहाँ पर A के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर वैल्यू निकल के क्या आएगी, A। और किसी भी लाइन में या किसी भी नंबर पर कोई सर्कल नहीं है तो उसकी वैल्यू निकल के क्या आती है, 0। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लेक्सर टेबल हम बना सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि I0 के करस्पॉन्डिंग ये दोनों वैल्यू सर्कल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ पर भी दोनों वैल्यू सर्कल हैं तो 1। अब यहाँ पर कोई भी सर्कल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या, 0। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो नंबर है उसमें सर्कल लगा हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, A कॉम्प्लीमेंट। तो हमको क्या मिल जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी हमको A कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कोई भी सर्कल नहीं लगा तो इन दोनों की वैल्यू 0। और लास्ट वाले में देखें तो यहाँ पर नीचे सर्कल लगा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम देखें तो वैल्यू क्या है, A। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A। तो इसका मतलब ये है कि I0 पर 1 आएगा, I1 पर 1 आएगा, I2 पर 0, I3 I4 पर A कॉम्प्लीमेंट, I5 I6 पर 0 0 और I7 पर A। अब इसी को हम यहाँ ब्लॉक डायग्राम में समझते हैं। तो I0 I1 पर क्या था, 1 मतलब इसको हम या तो VC से कनेक्ट कर दें प्लस VCC या प्लस 5 वोल्ट जो होता है उससे कनेक्ट कर दें, तो I0 I1 पर ये आ गया 1। सिमिलरली I7 पर क्या है हमारा, A। तो I7 पर हमने ये A कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। और I3 I4 पर क्या है, A कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहीं से A को एक इन्वर्टर के थ्रू पास किया तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, A कॉम्प्लीमेंट। और इस A कॉम्प्लीमेंट को हमने I3 और I4 पर कनेक्ट कर दिया। और I2 I5 और I6 पर हमारा क्या है, 0 है। तो I2 I5 और I6 को हमने किससे कनेक्ट कर दिया, 0 मतलब ग्राउंड। तो इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो उसका मतलब भी वही रहेगा कि इसको 0 से कनेक्ट किया है। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम के टर्म में कि किस इनपुट पर क्या वैल्यू आएगी। और इसका अगर हम ओवरऑल फंक्शन निकालें तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो ओवरऑल जो आउटपुट होता है क्या होता है, सारी वैल्यू हम एक साथ लिखते हैं। जैसे S1 कॉम्प्लीमेंट और S0 कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, 0 0। और 0 0 करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर रहा है, I0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट इंटू I0। इसी तरह हम सारे जो आउटपुट हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो पहली वैल्यू क्या है हमारा BCD की, 0 0 आएगी। तो इसका मतलब क्या है, B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होगी, I0। तो यहाँ पर I0। तो इस तरह से हमने ये सारे यहाँ पर I7 तक वैल्यू लिख दी है। और जो हमने I0 I1 अप टू I7 जो भी वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। और फाइनल पुट करने के बाद जो हमारा फंक्शन निकल के आता है वो हमारा ये आता है। तो फाइनल जो फंक्शन होगा ये होगा। तो यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना है कि मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हमको सिंप्लीफाइड फंक्शन नहीं मिलता। अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है,
आप के मैप का यूज कर सकते हैं। तो के मैप के थ्रू आप इस फंक्शन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन के मैप भी एक अलग टॉपिक है, अगर आपको इसको कवर करना है या इसको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं हम। अब यहाँ पर हमारे 3 इनपुट हैं और ये भी फिर से यहाँ पर समेशन का सिंबल लगा हुआ है, मतलब ये भी जो फंक्शन दिया है कौन सा दिया है हमको, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया है और ये जो वैल्यू है इनको हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे 4:1 मल्टीप्लेक्सर। 4:1 के करस्पॉन्डिंग 2 क्रॉस 1 मतलब 2 सिलेक्शन लाइन, और अगेन हमने बी और सी को सिलेक्शन लाइन चूज किया है और ए को एज ए इनपुट लिया है। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि I0, I1, I2, I3 पर क्या वैल्यू आएंगी। तो इसके लिए हम बनाते हैं यहाँ पर ये मक्स टेबल। तो अगेन अगर मैं ABC को यहाँ पर लिखूं 0 0 0 0 1, तो देखें कि ए कॉम्प्लीमेंट कहाँ पर है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक। तो ये 0 से 3 तक हमने यहाँ पर लिख दिया। और ए नॉर्मल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 7 तक। तो ये 4 से 7 तक हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये देखते हैं कि हमको फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू दी थी, 1 3 5 6। तो हमने 1 3 5 6 इन सबको सर्कल कर दिया। अब मक्स टेबल के जो नियम हमने देखे थे उसके अनुसार यहाँ पर कोई भी सर्कल नहीं है तो यहाँ की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पर दोनों में सर्कल है तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ पर नीचे वाले पे सर्कल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a। और यहाँ पर ऊपर वाले पे सर्कल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने I0, I1, I2, I3 पर ये वैल्यू दे दी है। और अगर इसका हम फंक्शन निकालें तो फिर से वही b और c की कितनी वैल्यू होंगी, सबसे पहले 0 0 0 0 मतलब क्या होगा, b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। तो b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट के करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, I0। तो ये I0 सेलेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्या होगा 0 1, तो b कॉम्प्लीमेंट c। तो b कॉम्प्लीमेंट c करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, I1। तो यहाँ पर I1 आ गया। तो इस तरीके से ये सारा हमने लिख दिया। और जो हमने I0, I1, I2, I3 की वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद जो हमारा फाइनल फंक्शन निकल के आएगा वो ये आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बूलियन फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम इसको एक्सपेरिमेंट में कैसे समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंट में ऐसे समझेंगे कि हम कोई सा भी मल्टीप्लेक्सर लेंगे और सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंगली हम इनपुट पर कुछ वैल्यू देंगे। सपोज मैंने इनपुट पर दिया 0 और मैंने सिलेक्शन लाइन सेलेक्ट करी 0 0। तो इस सिलेक्शन लाइन के अकॉर्डिंगली ये जो 0 है ये आउटपुट पर ट्रांसफर कर देगा। सिमिलरली नेक्स्ट मैं करता हूँ 0 1। तो 0 1 के करस्पॉन्डिंग अब कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, I1। तो I1 पर अब जो भी होगा, जैसे यहाँ पर 1 है तो इस 0 1 के करस्पॉन्डिंग इस आउटपुट पर हमको अब क्या मिलेगा, 1। तो इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर काम करते हैं। अब इसी को हम मल्टी सिम में देखते हैं कि मल्टी सिम में हम मल्टीप्लेक्सर का एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मल्टी सिम में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको आईसी की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि हमने देखा था कि आईसी हमने कौन सी यूज करी थी, 74X151। तो यहाँ पर हम ऑल ग्रुप्स करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 74151। तो जैसे हमको यहाँ पर ये डेटा सेलेक्टर या मक्स ये हमको आईसी मिल गई है, इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। अब ये जो हमने आईसी सेलेक्ट करी है तो इसकी डेटा शीट भी हम देख लेते हैं। तो ये है 74LS151 की डेटा शीट, जो कि 16 पिन एक आईसी होती है। और अगर इसकी हम ट्रुथ टेबल देखें तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। 3 सिलेक्शन लाइन है, S2, S1 और S0। और ये इसका लॉजिक डायग्राम है 74LS151 का, कि यहाँ पर हमको दोनों आउटपुट मिल रहे हैं, हाई आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पर लो आउटपुट भी मिल रहा है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इनेबल है वो हमारा एक्टिव लो है। और यहाँ पर आपको ये पिन नेम्स भी दिए हैं, यहाँ पर ये वैल्यू दिए हैं, हाई लो की वैल्यू क्या रहेंगी। खैर हमको इनसे अभी मतलब नहीं है, हमको केवल यहाँ पर ट्रुथ टेबल से मतलब है। तो हम यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल को मल्टीसिम में ले जाते हैं ताकि हमको वहाँ पर जो आउटपुट है वेरीफाई करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर ये मल्टीप्लेक्सर की ट्रुथ टेबल यहाँ पर ले आए हैं। तो अब यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे इसको हमको वेरीफाई करने के लिए वो हम यहाँ पर ले आते हैं। तो 3 यहाँ पर सिलेक्शन लाइन है, तो यहाँ पर हमको सिलेक्शन लाइन पर वैल्यू वेरी करनी है 0 से लेकर 7 तक। तो इसके लिए हम जाएंगे पावर सोर्स, डिजिटल सोर्स, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमको 3 डिजिटल कांस्टेंट लगेंगे, तो यहाँ पर हम इनको प्लेस कर देते हैं। ये हमने 3 यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं। ये हमारे 8 इनपुट हैं D0 से लेकर D7 तक। तो इसके लिए भी हम यही सेलेक्ट करेंगे इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट, और ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं कितने, 8।
हमने यहाँ पर ये 8 इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं और ये हमारा इनेबल इनपुट है, तो इसको हमको एक्टिव लो से कनेक्ट करना है, तो इसको हम ग्राउंड कर देते हैं और हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमको आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे इंडिकेटर में और यहाँ पे जाएंगे हम प्रोब में और यहाँ पर कोई सा भी प्रोब सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने ये वाला प्रोब सेलेक्ट कर लिया है, ये हमारे 2 प्रोब हो गए। अब इनको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट लिए हैं इनको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने तीनों जो सिलेक्शन लाइन है उसको कनेक्ट कर दिया है और सी हमारा MSB है जैसा कि हमको पता है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं B और इसका नाम रख देते हैं A। और यहाँ पर ये जो लेबल दिख रहे हैं इनको भी हम हटा देते हैं। तो ये हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है। इसी तरह हम सबको मॉडिफाई करते हैं और इनसे कनेक्ट कर देते हैं। तो इनको भी हमने मॉडिफाई कर दिया है। अब इनके हम नाम लिख देते हैं। जैसे इसको हम D0 से कनेक्ट कर देंगे तो इसका हम नाम रख देते हैं D0। इसी तरह हम सारे नाम चेंज कर देते हैं। तो हमने ये सारे नाम चेंज कर दिए हैं। अब D0 को D0 से कनेक्ट कर देते हैं, D1 को D1 से। इसी तरह हम सारे कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हमारा सर्किट बनके अब कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे और जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है उसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिलेक्शन लाइन पे जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंगली ये जो लाइन सेलेक्ट होगी D0 या D1 या D3 या कोई सी भी लाइन, तो जो भी लाइन सेलेक्ट होगी उस लाइन पर जो भी यहाँ पर वैल्यू रहेगी, जैसे अगर D0 पर 1 है तो वो 1 कहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यहाँ आउटपुट पर बाय पर। और सिमिलरली W पर क्या होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो जब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 है, जैसे हमने सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 0 करी तो कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, D0। और D0 पे अभी क्या है, 1 है, तो ये 1 यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो प्रोब है ये क्या होगी, ग्लो करेगी, ये ग्लो नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर को वेरीफाई करेंगे। तो आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पर रन किया, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 0 0 दिया और 0 0 पर हमारी कौन सी लाइन सेलेक्ट हुई, D0। और D0 पर अभी इंफॉर्मेशन कौन सी है, 1। और 1 हमको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि ये जो प्रोब है वो ग्लो कर रही है। और यहाँ पर ये 0 क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये ग्लो नहीं कर रही है। अब अगर मैं इसको 0 कर दूं तो देखो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रखें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी कौन सी लाइन सेलेक्ट है, केवल D0। इसलिए D0 पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी केवल वही आउटपुट पर ट्रांसमिट होगी। बाकी आउटपुट भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 0 0 1 पर। अब 0 0 1 पर कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, D1 पर। तो अभी D1 पर क्या है, 1 है। तो ये देखो यहाँ पर ये आउटपुट हमारा ग्लो करने लगा है। आउटपुट पर हमको 1 मिलने लगा है और ये कॉम्प्लीमेंट पर हमको 0। यहाँ पर अगर हम 0 कर दें तो ये हमारा आउटपुट भी 0 हो गया। नेक्स्ट हमारा सिलेक्शन लाइन का इनपुट क्या होगा, 0 1 0। यहाँ पर 0 1 0। तो अब D2 पर 1 है तो हमको यहाँ पर आउटपुट पर 1 मिल रहा है। इसको हम 0 करेंगे तो आउटपुट पर भी हमको 0 मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, 0 1 1। तो 0 1 1 की करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, D3। और D3 पर अभी क्या है, 1 है, तो हमको यहाँ पर 1 मिल रहा है। इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलने लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 0 0। तो 1 0 0 की करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, D4। और D4 पर अभी क्या है, 1 है, तो ये 1 यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमको यहाँ पर 0 मिलने लगा। नेक्स्ट क्या है, 1 0 1। तो 1 0 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, D5। और D5 पर अभी क्या है, 1 है, तो ये 1 यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। इसको हम 0 कर देंगे तो ये 0 यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है 110, तो ये 110 पर हमारा D6 लाइन सेलेक्ट होगी और D6 पर अभी क्या है 1 है और ये 1 हमको आउटपुट पर मिलने लगा। और लास्ट सिलेक्शन लाइन का जो कॉम्बिनेशन है क्या है 111, तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी D7 और D7 पर अभी क्या है 1 है, तो हमको यहाँ आउटपुट पर 1 मिल रहा है। अगर इसको हम 0 कर दें तो ये हमको आउटपुट पर 0 मिलने लगेगा और ये कॉम्प्लीमेंट पर हमको 1। तो ये जो हमने ट्रुथ टेबल बनाई थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। तो इस तरीके से मल्टीप्लेक्सर काम करता है। सिलेक्शन लाइन के कॉम्बिनेशन के आधार पर वो इनपुट लाइन को सेलेक्ट करता है और उस इनपुट लाइन पर जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसको आउटपुट पर ट्रांसमिट कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये था मल्टीप्लेक्सर के बारे में कि मल्टीप्लेक्सर को हम मल्टीसिम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।